हेलो एवरीवन, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 9 लॉज ऑफ मोशन को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में आपको क्या करना है समझो। तो यहाँ पे आपको लॉ का स्टेटमेंट याद रखना है, सम बेसिक इंफॉर्मेशन और कौन से साइंटिस्ट ने ये फाइंड किया था और कौन से साइंटिस्ट ने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गैलीलियो गैलीली से। गैलीलियो गैलीली जिन्होंने ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आप बोल सकते हो दिया था, जिसको बोला जाता था उस टाइम पे लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या है वो भी हम बाद में डिस्कस करते हैं। और न्यूटन ने अच्छे से एक्सप्लेन किया और ये फिर पब्लिश हुआ एज अ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब बात करते हैं उनके एक्सपेरिमेंट के बारे में। उन्होंने क्या किया कि किसी भी ऑब्जेक्ट है उसकी मोशन किसकी वजह से है ये स्टडी करना स्टार्ट किया। तो उन्होंने अपनी लैब में ऐसा एक स्लोप बनाया। और एक मार्बल का बॉल लिया। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन है उसको मिनिमाइज किया जा सके। फ्रिक्शन को मिनिमाइज करने के लिए आपको पहली बात ये कि जो आप स्लोप बना रहे हो उसकी सरफेस है वो स्मूथ होनी चाहिए। सेकंड कि जो आप ऑब्जेक्ट ले रहे हो जिसको आप मूव कराने वाले हो वो स्फेरिकल शेप में हो तो ज़्यादा अच्छा, और उसकी सरफेस भी स्मूथ होनी चाहिए। और थर्ड थिंग कि आप लुब्रिकेंट का भी यूज़ कर सकते हो। फ्रिक्शन है उसको नेगलेक्ट करने के लिए लुब्रिकेंट्स का भी यूज़ कर सकते हो। ओके, अब ये डायग्राम हम कॉपी कर लेते हैं, फिर क्या क्या चेंजेस किए थे वो देखेंगे। ये जो मार्बल बॉल है उसको फिर रिलीज़ किया गया एक स्पेसिफिक हाइट से। अब ये मोशन में आया तो यहाँ पे पहुँचा होगा कहीं पे, ये मूविंग है। फिर यहाँ पे पहुँचा होगा कहीं पे, अब भी ये मूविंग है। और एक सर्टेन हाइट तक पहुँच के फिर अपनी मोशन है वो रिवर्स करेगा, मतलब रिटर्न आएगा। तो सेम हाइट तक पहुँच रहा था वो बॉल, ठीक है ना। ये जो मार्बल का बॉल है वो सेम हाइट पे पहुँच रहा था। सेकेंड टाइम उन्होंने क्या किया, सेकेंड टाइम वही एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, बट इस बार ये स्लोप है वो कुछ इस तरह कर दिया। तो इस बार क्या देखा, अभी भी बॉल सेम हाइट तक पहुंच रहा था। मतलब यहाँ से मूव होता हुआ हुआ जैसे जैसे ऊपर चढ़ा वैसे वैसे स्पीड डिक्रीज हुई, यहाँ पे आके स्पीड ज़ीरो और वो अपनी मोशन ये रिवर्स करके ऑपोजिट डायरेक्शन में गया। तो यहाँ पे भी वो सेम हाइट तक पहुँचा। थोड़ा सरप्राइजिंग था क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ था ये वाला, और ये जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ था दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, अब थर्ड टाइम क्या किया, स्लोप और बढ़ा दिया, मतलब ऐसा कुछ कर दिया। ओके,
तो ये जो बॉल है वो यहाँ तक आया, मतलब फिर से सेम हाइट पे आने की ट्राई कर रहा है। देखो अब इस बार जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ वो तो और ज़्यादा। अब यहाँ पे क्वेश्चन हुआ कि ये बॉल अपनी सेम हाइट फिर से अटेन करने की ट्राई करता है, बट क्यों? ठीक है, ये चीज़ हमें बाद में पता चली कि ये एक टाइप की एनर्जी थी रिलेटेड टू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वो बाद में पता चला, इसलिए हम यहाँ पे वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आगे आपके मतलब जो आगे का चैप्टर है वर्क पावर एंड एनर्जी, उसमें ये चीज़ आएगी। अब लास्ट टाइम उसने क्या किया कि ये जो स्लोप है उसको स्लोप रहने ही नहीं दिया। तो ये बॉल कभी भी अपनी जो ओरिजिनल हाइट है वो अटेन नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बॉल कंटिन्यू चलता जाएगा इनफाइनाइट डिस्टेंस तक। ओके, अब क्वेश्चन ये होता है कि ये हर एक ऑब्जेक्ट के साथ होता होगा। तो प्रैक्टिकल सिचुएशन आप देखो, प्रैक्टिकल सिचुएशन है क्या, हम जो डेली ऑब्जर्व करते हैं और जो आइडियल कंडीशन होती है उन दोनों में डिफरेंस होता है। कैसे समझो कि सपोज मेरे पास एक साइकिल है। अब देखना मेरा साइकिल का ड्राइंग भी अच्छा है। इतना अच्छा है कि मुझे लिखना पड़ता है कि ये साइकिल है। ठीक है, ये इंसान साइकिल लेके जा रहा है, उसने अपनी कोई स्पीड बना दी 30 मीटर पर, ओहो इतनी ज़्यादा तो नहीं हो सकती, 5 मीटर पर सेकेंड, ये भी ज़्यादा है, पर सेकेंड। वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड। अब वो पैडल लगाना बंद कर देता है। और दूसरी कंडीशन ये है कि ये इलेक्ट्रिक साइकिल नहीं है या कोई दूसरे फ्यूल से नहीं चलती। तो इन शॉर्ट उन्होंने क्या किया, साइकिल के ऊपर फोर्स लगाना बंद कर दिया, इस तरफ फोर्स लगाना बंद कर दिया। तो ये साइकिल एज पर दिस एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू इनफाइनाइट डिस्टेंस तक चलनी चाहिए। जैसे ये बॉल आगे आप बढ़ ही रहा था, क्यों? क्योंकि उसको अपनी ओरिजिनल हाइट नहीं मिल रही थी। तो यहाँ पे साइकिल के साथ भी वैसा होना चाहिए, बट ऐसा हुआ नहीं, यहाँ पे कहीं पे आके साइकिल रुक गई। प्रैक्टिकली भी हम यही देखते हैं ना कि अगर साइकिल को पैडल लगाना बंद कर दो तो कुछ देर के बाद रुक जाती है। तो मतलब क्या हुआ कि साइकिल को कंटिन्यूअसली मोशन में रखने के लिए कोई ना कोई फोर्स लगाना पड़ेगा। बट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप मोशन में रखना चाहते हो और वो ऑलरेडी अगर मोशन में है और सेम स्पीड से ही उसको आगे बढ़ाना है, तो उसके ऊपर जो नेट फोर्स लगता है वो ज़ीरो होना चाहिए। अब ज़ीरो क्यों, वो यहाँ पे समझो, क्योंकि हमने यहाँ पे एक फोर्स को कंसिडर नहीं किया है जो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। कौन सा फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स। सपोज ये फ्रिक्शनल फोर्स 25 न्यूटन है और आपका फोर्स हो गया 0, तो ये मोशन को ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसीलिए वेलोसिटी डिक्रीज होके कहीं आगे जाके ये साइकिल रुक जाती है। अगर आप कांस्टेंट रेट से पेडल लगाओ और आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स हो जाए 25 न्यूटन, तो फिर हम बोल सकते हैं कि ये साइकिल के ऊपर टोटल फोर्स हो गया 0। और जब तक ये टोटल फोर्स 0 रहेगा तब तक वो अपनी मोशन है वो कंटिन्यू रखेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये हो गई प्रैक्टिकल सिचुएशन। ओके, तो जितना फ्रिक्शनल फोर्स है उतना आपको फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाए, और बैलेंस्ड फोर्स का नेट फोर्स होता है 0।
क्लियर। इसीलिए न्यूटन ने अपना फर्स्ट लॉ रखा, जिसका स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अगर एग्जाम में सिर्फ स्टेटमेंट पूछे तो भी आप ये लिख सकते हो, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट remains in a state of rest or of uniform motion in a straight line. An object remains in a state of rest or of uniform motion in a straight line unless compelled to change that state by an applied force. इन अदर वर्ड्स आप बोल सकते हो all objects resist a change in their state of motion, जिसको बोला जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया। मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इन अदर वर्ड्स। इन शॉर्ट आप ये बोल सकते हो ऑल ऑब्जेक्ट्स resist a change in their state of motion. All objects resist a change in their state of motion. और ये जो है उसको हम बोलते हैं इनर्शिया, ठीक है ना। ये जो ऑब्जेक्ट की क्वालिटी है उसको हम बोलते हैं इनर्शिया। अब इनर्शिया का मतलब हम बाद में समझेंगे, पहले यहाँ पे देख लो। एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स। जब तक आप एडिशनल फोर्स नहीं लगाते तब तक जो उसकी मोशन है वो कंटिन्यू रहेगी। अगर वो एक ही स्पीड से जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, तो कंटिन्यू वो स्ट्रेट लाइन में उसी डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड से आगे बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लगा रहे नेट फोर्स ज़ीरो। याद रखना, नेट फोर्स ज़ीरो होना ज़रूरी। चाहे कितने भी फोर्स लगते हैं, नेट फोर्स ज़ीरो होना चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरा जो एक फोर्स है वो नीचे की ओर लग रहा है mg, और वही ये जो सरफेस है वो ऊपर की ओर फोर्स लगाती है नॉर्मल फोर्स, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स। अगर ये दोनों इक्वल है तो मैं सरफेस पे रह सकता हूँ। अब सोचो पानी के ऊपर हूँ तो मेरा फोर्स है वो ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की ओर है, कितना है mg। बट ये वाटर सरफेस उतनी कैपेबल नहीं है कि मेरे ऊपर की ओर डायरेक्शन में उतना फोर्स लगा पाए। तो ऊपर की ओर जो फोर्स लग रहा है नॉर्मल फोर्स वो डिक्रीज हो गया, ये इंक्रीज हो गया, तो मैं पानी के अंदर चला जाऊंगा। ये हार्ड सरफेस होती है तब नॉर्मल फोर्स उतना लग सकता है, तो मैं रेस्ट में था और रेस्ट में ही रहूँगा। पानी के अगर मैं रेस्ट में रहने की ट्राई करूँगा तो नीचे अंदर चला जाऊँगा, ठीक है ना। अनबैलेंस्ड फोर्स है मतलब स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगी। रेस्ट में है तो मोशन में आ सकता है, मोशन में है तो रेस्ट में भी आ सकता है। ओके, अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं
यहाँ पे देखो, मैंने इनिशियली फ्रिक्शन रखा हुआ है, तो ये प्रैक्टिकल सिचुएशन है। देखो, इसको हम फोर्स लगा दें और ये मोशन में आ गया, स्पीड इंक्रीज हो रही है। जैसे ही मैंने फोर्स लगाना बंद कर दिया, फिर भी ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स तो है ही। देखो, आपको रेड कलर के एरो से दिखाया हुआ है। तो देखो, स्पीडोमीटर में स्पीड डिक्रीज हो रही है। स्पीड डिक्रीज होके एक टाइम पे वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में आता है। क्यों? क्योंकि अनबैलेंस्ड फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट था। अगर मैं फ्रिक्शन ज़ीरो कर दूं और उसके बाद उसको मैं मोशन में लाऊं तो स्पीड इंक्रीज करा दी। अभी स्पीडोमीटर पे ध्यान दो, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स मैंने ज़ीरो कर दिया और कोई फोर्स लगता नहीं है, इसीलिए ये जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी मोशन कंटिन्यू रखता है उसी स्पीड से। ठीक है, तो ये है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। जब तक आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाते, तब तक वो ऑब्जेक्ट की जो स्टेट ऑफ मोशन है वो चेंज नहीं होती। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। अगर वो किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है तो उसी वेलोसिटी से अपनी मोशन कंटिन्यू रखेगा। ओके, ये आप समझ चुके हो अच्छे से। अब बात करते हैं ये इनर्शिया क्या है। हम इसी लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों बोलते हैं। अब ये इनर्शिया वर्ड क्या है वो अच्छे से समझना है। सपोज आप किसी एक सरफेस के ऊपर खड़े हो। आप क्यों? एक्सपेरिमेंट होगा तो मेरे पे ही होगा ना। चलो मान लेते हैं कि आपके हार्दिक सर है, वो यहाँ पे कहीं पे खड़े हुए हैं। यहाँ पे आप में से ही कोई है, मेरा कोई स्टूडेंट यहाँ पे है, ठीक है ना। उसके हाथ में एक रस्सी है और रस्सी से मेरे पैरों को बांधा हुआ है। अब आप इमेजिन करना, हाँ, ये मैं तो यहाँ पे मतलब नॉर्मल ड्राइंग कर रहा हूँ। आप प्रैक्टिकल सिचुएशन इमेजिन करना कि ये रस्सी को अगर ये डायरेक्शन में खींचेंगे तो सर कौन सी डायरेक्शन में गिरेंगे। ये एक सिचुएशन है बिफोर पुलिंग द स्ट्रिंग, आफ्टर पुलिंग, है ना। स्ट्रिंग को खींचने के बाद क्या होगा, तो स्ट्रिंग को खींचने के बाद यहाँ पे आपको हार्दिक सर गिरे हुए नजर आएंगे और ये जो स्टूडेंट था वो देख रहा है सर की तरफ और भाग रहा है उस तरफ, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये होता है कि जैसे ही पैरों के ऊपर फोर्स लगा तो सर उस डायरेक्शन में क्यों गिर गए। तो यहाँ पे ये वर्ड काम आएगा इनर्शिया। अब इनर्शिया का मतलब समझो कि मेरी जो लोअर बॉडी है उसके ऊपर आपने फोर्स लगाया। अब जिसके ऊपर फोर्स लगा है उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगी। तो ये जो मेरे पैर थे वो रेस्ट में थे, अब वो मूव होना स्टार्ट करेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में। बट ये जो मुंडी वाला हिस्सा है, इस तरफ का हिस्सा, उसके ऊपर थोड़ी ना कोई फोर्स लगा है, यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लगा, तो वो रेस्ट में है और रेस्ट में ही रहने की ट्राई करेगा। क्योंकि इनर्शिया का मतलब होता है टू ओपोज चेंज इन ऑब्जेक्ट्स ओन कंडीशन, ठीक है। आप बोल सकते हो ऑब्जेक्ट्स ओन
स्टेट ऑफ मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट ऑफ मोशन कंटिन्यू रखने की ट्राई करता है जब तक उसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगता। जैसे आप देख लो कि अर्थ है वो सन के अराउंड रोटेट कर रही है ना, तो वो अपनी मोशन कंटिन्यू रखेगी। क्यों? क्योंकि बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। तो सेम वे यहाँ पे पैरों के ऊपर फोर्स लगा, अब पैर कौन सी डायरेक्शन में जाने की ट्राई कर रहे हैं? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और ये जो अपर पार्ट है बॉडी का, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा, इसीलिए वो रेस्ट में थी बॉडी और रेस्ट में रहने की ट्राई करेगी। अब सोचो, आपके पैर बोलते हैं कि आगे की ओर भागना है, और ऊपर जो ऊपर का बॉडी है वो बोलता है कि नहीं, हमें तो यहीं पे रहना है। तो क्या पोजीशन होगी? कुछ ऐसी, पैर आगे जाएंगे, ठीक है, पैर आगे की ओर खिसकेंगे और बॉडी है वो वहीं पे रहने की ट्राई करेगी। तो ये पैर के रिस्पेक्ट में तो पीछे की ओर हो गई ना, इसीलिए पीछे की ओर गिरते हैं। ये हो गया इनर्शिया। ये मेरी जो बॉडी है उसके पास एक प्रॉपर्टी है इनर्शिया, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई। अगर पैर मूव करते और उसके साथ साथ बॉडी भी मूव करने लगती तो मैं नीचे नहीं गिरता, पूरी बॉडी एक साथ आगे जाती और मैं कुछ इस तरह यहाँ पे पहुँच चुका होता। ठीक है, ओके। तो ये जो फर्स्ट डायग्राम है वो बिफोर पुलिंग द स्ट्रिंग था या आफ्टर पुलिंग द स्ट्रिंग, कि यहाँ पे सर नीचे गिर गए, स्टूडेंट भाग रहा है। थर्ड डायग्राम, फिर सर को गुस्सा भी तो आएगा, तो ये पंच मार रहे हैं। ये है न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जो इनके साथ हुआ वैसा ही कुछ इनके साथ भी होगा। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में आप ये पढ़ोगे, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, अब इनर्शिया क्या है वो समझ में आ गया है। फिर भी हम एक बार और एक एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोज आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, ये बस है, आप यहाँ पे एक सीट है और एक यहाँ पे सीट है। और आप यहाँ पे बैठे हो। हाथ में मोबाइल है और कुछ मतलब टाइम पास कर रहे हो, और ये बस फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। ठीक है, आगे सपोज स्पीड ब्रेकर आ गया और यहाँ पे जो ड्राइवर है उन्होंने ब्रेक लगाई, ओके। जैसे ही ब्रेक लगती है, आप खुद इमेजिन करो कि क्या होता है। अचानक से ब्रेक लगी, आप यहाँ पे बैठे हो, आपको पता नहीं है, तो ये जो आपकी मुंडी है वो आगे की ओर टकराएगी, है ना, अगर आपको पता नहीं है तो। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपकी जो बॉडी थी, लोअर बॉडी, वो कनेक्टेड थी बस के मटेरियल के साथ। तो मतलब जो ब्रेक लगी है वो किसके ऊपर लगी है? बस के ऊपर। तो मोशन किसकी चेंज हुई? बस की। तो बस के साथ कनेक्टेड कौन है? आपकी लोअर बॉडी। तो वो अगर बस अपनी जगह पे रुक रही है तो ये लोअर बॉडी रुक जाएगी। ये देखो, सीट भी नीचे बस के साथ कनेक्टेड है, तो सीट भी रेस्ट में आ जाएगी। समझ में आया? मतलब ये लोअर बॉडी रेस्ट में आ गई, ये सीट है वो भी रेस्ट में आ गई। इन शॉर्ट, बस के साथ डायरेक्टली जो कांटेक्ट में है वो सभी चीज़ें रेस्ट में आ गई। ठीक है, ये जो आपकी बॉडी का अपर पार्ट है वो अभी भी मूविंग है। अब सोचो, बाकी सब चीज़ें स्टॉप हो गई है, आपकी बॉडी का अपर पार्ट है वो मूविंग है, तो आगे की ओर टकराएगा।
ये भी हम देखते हैं कभी कभी। कभी कभी ये भी देखते हैं कि जब बस टर्न लेती है, आप बस के अंदर बैठे हुए हो और शार्प टर्न है, तो बस जिस डायरेक्शन में मतलब टर्न लेती है, सपोज़ ये ऐसे कोई क्लॉकवाइज, तो आप है वो अब सेंटर यहाँ पे है, जो सर्कल है उसका समझ लो कि ये सेंटर है, ये पूरा सर्कल है और बस ऐसे जा रही है ये डायरेक्शन में। तो आपके ऊपर सेंटर से दूर की ओर एक अननोन फोर्स लगेगा, वो भी बॉडी की इनर्शिया की वजह से है। ठीक है, यहाँ पे देखो कि सपोज ब्रेक लग गई, गाड़ी स्टॉप हो गई, तो उसके बाद टकराने के बाद तो आप भी रेस्ट में आ जाओगे। धीरे धीरे ये भी आपका जो बॉडी का अपर पार्ट भी रेस्ट में आ गया। अब ड्राइवर ने अचानक से एक्सेलरेटर दबाया और बस है उसको फटाफट एक्सेलरेट किया, तो यहाँ पे स्पीड इंक्रीज हो गई। तो स्पीड फटाफट किसकी इंक्रीज होगी? तो ये जो आपकी लोअर बॉडी है उसकी स्पीड इंक्रीज होगी, क्योंकि वो कनेक्टेड थी। आगे वाली सीट की भी स्पीड इंक्रीज होगी, बट आपकी जो अपर बॉडी है वो अभी किस में है? रेस्ट में। उसके ऊपर तो कोई फोर्स लगा नहीं, तो वो अभी भी रेस्ट में है। अब सोचो, हर एक चीज़ आगे बढ़ रही है और आपकी अपर बॉडी को रेस्ट में रहना है, तो ये सीट आगे बढ़ेगी, आपकी बॉडी है वो पीछे की ओर टकराएगी। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जिसमें आपको इनर्शिया के बारे में पता चलेगा। रेलवे स्टेशन पे भी लिखा हुआ होता है कि चालू ट्रेन है अगर, तो नीचे नहीं उतरना है। उसका भी रीज़न है कि ये ट्रेन है वो मोशन में थी, यहाँ पे कोई इंसान है वो प्लेटफॉर्म यहाँ पे है, नीचे ही उतरने की ट्राई करेगा। जैसे ही वो नीचे उतरेगा, प्लेटफॉर्म है वो रेस्ट में है ना, रेलवे स्टेशन तो मूविंग नहीं होता, बट ये ट्रेन तो मूविंग थी, मतलब आप भी मूविंग थे। तो आप अगर मूविंग है और आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता, तो आप मूविंग रहने की ट्राई करते हो। अब आप जैसे ही नीचे उतरे और आप अगर मोशन में नहीं हो, तो आप नीचे गिरोगे। इसीलिए कोई कोई लोग ट्रेन से जब नीचे उतरते हैं, चालू ट्रेन से, तो ये डायरेक्शन में दौड़ते हुए उतरते हैं, ताकि वो मोमेंटम बना रहे। मतलब ट्रेन मोशन में थी, आप मोशन में थे, तो नीचे उतर के भी आप दौड़ते रहो कुछ देर तक और धीरे धीरे स्पीड कम करो, तो आप नीचे नहीं गिरते। ठीक है ना, और वहाँ पे रिस्क लेने जैसा होता भी नहीं है, तो ये कर भी नहीं सकते वहाँ पे ऐसा कुछ, और जो करता है वो फिर कभी कभी प्रॉब्लम में भी आ सकता है। ठीक है, तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, याद रहेगा अच्छे से। एक बार टेक्स्ट बुक है उसमें वर्ड टू वर्ड पढ़ लेना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने लेक्चर में हर एक चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दी है, बट आपको साथ में ये भी सीखना है कि एग्ज़ाम में कैसे लिखे। तो ये लो का स्टेटमेंट चेंज नहीं होना चाहिए। लो का जो स्टेटमेंट है वो जैसे टेक्स्ट बुक में है सेम वैसे रखना है। हाँ, जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है वो आप टेक्स्ट बुक में अच्छे से पढ़ लो, समझ लो, जो मैंने समझाया है वो समझ लो, और उसके बाद ओन वर्ड्स में आप एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे ये गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट है, वो भी आप ओन वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हो, बट अच्छे से समझ जाओगे तो एक्सप्लेन कर पाओगे। ठीक है, और कोई डाउट है तो आप एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू।